चंपकम दोराई राजन केस, उस केस के बाद इस क्लॉज को ऐड किया गया कि फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं। और ये मेनली रिलेटेड था एजुकेशन से, ना कि एम्प्लॉयमेंट से। एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड था आपका 16 का क्लॉज 4, वो आपका एम्प्लॉयमेंट से एसोसिएटेड था। ठीक है, चलिए, विच आर्टिकल डील्स विद इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ से कौन सा आर्टिकल डील करता है? क्लास नोट्स। हिंदी वाले जो भाई साहब बनाते हैं क्लास नोट्स हमारे, तो उनका थोड़ा सा दिक्कत हो गया, मतलब काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो उसी की वजह से थोड़ा सा डिलेड है। बाकी आप लोग चिंता मत करिए, जल्दी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आप दिल्ली पुलिस वाले भी कमेंट कर रहे हैं, बाकी बैच वाले भी कर रहे हैं, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा है, प्रॉब्लम जेन्युइन है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो हमें पता है आर्टिकल नंबर 14 में दो चीज़ें थी, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। Equal protection of laws. Equality before law is a negative concept taken from the Constitution of Britain और taken from the Britain। ये ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, ये आपका अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, एंड ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे किसी को जो है अनइक्वल ट्रीटमेंट मिल सकता है। किसको मिल सकता है, कब मिल सकता है? जो डिसिमिलरली सिचुएटेड पर्सनस हों, जैसे कि एक बहुत अमीर है एक बहुत गरीब है, तो उनके बीच में इक्वालिटी जैसा कॉन्सेप्ट हम नहीं रख सकते हैं। ठीक है, उनके बीच में इनइक्वालिटी ही करना पड़ेगा, तभी जाके इक्वालिटी हो पाएगी, जैसे कि हमने कल पढ़ा था। 18 में तो टाइटल्स के बारे में था। ठीक है, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। विच, अब लगाओ बेटा डी तुम, विच आर्टिकल गारंटीज 6 फ्रीडम सच एज स्पीच, मूवमेंट एंड असेंबली। तो कौन सा आर्टिकल है, ठीक है, कौन सा आर्टिकल है जो कि, ठीक है, 6 फ्रीडम्स को ये गारंटी करता है? 18, ये तो अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में बात करता है, अभी हमने देखा। 20 प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, यानी कि जब ट्रायल चल रहा है उस टाइम पे आपके पास क्या अधिकार है? पहला, नो एक्सपोज फैक्टर लॉ, दूसरा नो डबल जियोपार्डी, यानी कि आपका जो लॉ है वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं आ सकता है। एक्सेप्शन है, जैसे कि आपका टैक्स लॉ वो रेट्रोस्पेक्टिव हो सकता है, बट ये सब नहीं हो सकते हैं नॉर्मल जो लॉज है हमारे, क्रिमिनल या फिर बाकी जो सिविल लॉज हैं। ठीक है, नो एक्सपोज फैक्टर लॉ, एक क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं मिल सकती। नो डबल जियोपार्डी, एंड तीसरा है नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन, यानी आपको आपके खिलाफ गवाह नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, एंड ठंड इतनी बढ़ गई है, लोग लाइनों में खड़े हुए हैं, आइए पूछते हैं क्या हाल है लोगों के। तो ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे ठंड तो यार बढ़ गई नहीं। ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल नंबर 19 में अगर बात करेंगे तो 6 राइट्स प्रोवाइडेड हैं, जिनको कि हमने कैसे याद किया था? जिनको कि हमने याद किया था सामरो से। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, ये 19 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए है, ये सब क्लॉज बी है, सी है, डी है, ई है और ये जी है। एफ नहीं है बिकॉज उसमें प्रॉपर्टी का राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, ओन एंड एक्वायर द प्रॉपर्टी, वो अब फंडामेंटल राइट नहीं है। किस अमेंडमेंट से उसको रिप्लेस किया, मतलब हटाया गया, जरा बताएंगे। तो इसमें स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, राइट टू फॉर्म, हाँ जी, एसोसिएशंस, राइट टू मूव freely throughout the territory of India, right to reside and settle in any part of India, and right to do any occupation or profession, कोई भी धंधा कर सकते हैं। एफ, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी था, उसको 44th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उससे उसको क्या कर दिया गया था? रिप्लेस कर दिया गया था। कहाँ पर कर दिया गया था? अभी करंट में कहाँ है वो? तो पार्ट नंबर 12 में, जहाँ पर फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह दिए हुए हैं, कि आर्टिकल नंबर 300A में ये एक लीगल राइट है, एक विधिक अधिकार मिला हुआ है। नाउ विच आर्टिकल प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द लिबर्टी, अगेंस्ट द आर्बिट्री अरेस्ट एंड डिटेंशन, कौन सा है जो इससे के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है? रितेश, हाँ सर, मेरे को सीजल 2026 का प्रिपरेशन करना है, मैं ऑलमोस्ट पॉलिटी पूरी कर चुका हूँ 3.0 बैच से, बट पैटर्न चेंज हुआ है, तो शुड आई फॉलो दिस बैच टू, या बस न्यू नोट्स से रिवाइज करता रहूँ? रितेश, पॉलिटी तो खैर चेंज नहीं हो जाएगी। ठीक है, पॉलिटी चेंज नहीं हो जाएगी। ज्योग्राफी देखो, जो नया पैटर्न रहा है उसकी मैं बताता हूँ आपको। नया पैटर्न रहा है तो उसमें ऐसा कुछ नहीं कि पॉलिटी में कुछ अतरंगी पूछ ले, ज्योग्राफी में अतरंगी पूछ ले। किसी पैटर्न में चेंज किया वो ये है कि करंट अफेयर्स का वेटेज बढ़ गया है, और जो थोड़े बहुत इधर उधर के क्वेश्चन, जो वहाँ पे आपके पढ़े हुए क्वेश्चन नहीं, जो आपको वहीं पे बैठ के बनाने पड़ेंगे, उन क्वेश्चंस का नंबर बढ़ गया है, बस ये हुआ है। ये नहीं हुआ कि ज्योग्राफी में टफ कुछ डीप में घुस गया या पॉलिटी में घुस गया। ठीक है, आपको जो बाकी सब्जेक्ट के
टीचर जिनको इधर उधर हर सब्जेक्ट में मतलब वो कमेंटबाजी करने की वो रहती है, उनके मुंह से आप ज़रूर सुनते हैं कि अब जो है, होते हैं ना जिनका कुछ ना कुछ तो होता है कि उनके प्लेटफॉर्म पे कोई तो जीके के टीचर है, तो कैसे उसको अनाउंस करें या लॉन्च करें। तो हाँ, अब जो है जीके एकदम अटपटा हो गया। अटपटा पैटर्न चेंज ऐसा नहीं हुआ कि मतलब एकदम डेप्थ में पूछने लगा है कि भाई अब तो ना, अब तो डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, अब तो ये करना पड़ेगा, अब तो वो करना पड़ेगा। पढ़ लो डेप्थ में, क्वेश्चन भी तो देखो। तो जो पॉलिटी ज्योग्राफी जो भी पूछा जा रहा है वो ऐसा कुछ नहीं कि बहुत डेप्थ में घुस रहा है। हाँ, कुछ अटपटा क्वेश्चन ज़रूर पूछ सकता है, वो बात अलग है, लेकिन डेप्थ में ऐसा नहीं है। और मेनली तो मैंने बताया करंट अफेयर का वेटेज बढ़ा, और इधर उधर के जो क्वेश्चन जो आपको वहाँ पे बैठ के समझ के बनाने पड़ेंगे उनका नंबर बढ़ा है। तो आप उसी से फॉलो करो 3.0 से, ठीक है। ऐसे फोमो फील करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई आई एम मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग। ओके, चलो। सर एयर मूवेबल है तो दिल्ली का एयर इतना पोल्यूटेड क्यों है? भैया मेरे एयर क्या मूव ही करती रहेगी क्या? एयर रुक भी सकती है, ऐसा नहीं कि मूवेबल ही है, ठीक है। एयर ज़रूरी नहीं कि मूव ही करते रहे, एयर स्टैटिक भी हो सकती है। और सर्दियों के टाइम पे ज़्यादातर वो स्टैटिक ही रहती है, ग्राउंड पे रहती है, क्योंकि वो डेंस एयर होती है। सर्दियों में जो ठंडी हवा होती है, ज्योग्राफी में पढ़ के आए, वो डेंस होती है, और डेंस एयर हमेशा ग्राउंड की तरफ हाई प्रेशर लगाती है, तो वो नीचे सेटल हो जाती है, बैठी रहती है वो, ठीक है। चलिए, तो विच आर्टिकल प्रोटेक्ट्स आर्बिट्री अरेस्ट एंड डिटेंशन? सो दिस इज आर्टिकल नंबर 22। जब आपका डिटेंशन हुआ हो, अरेस्ट हुआ हो, ठीक है, तो इसमें जो आपको राइट्स मिले हुए हैं, हमें पता है दो तरीके के होते हैं, प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव, ठीक है। और ये हम सब देख चुके हैं कि प्यूनिटिव जब आपने क्राइम किया, प्रिवेंटिव जब आप क्राइम किया नहीं है लेकिन कर सकते हैं ऐसा अंदेशा है, तब आपको अरेस्ट किया जाता है। 21 तो जानते हैं, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी विच राइट इज सस्पेंडेड ऑटोमेटिकली? अपने आप ही सस्पेंड हो जाता है। 21, 19, 14 या 20, कौन सा आर्टिकल है? मीम का सही उपयोग करना कोई क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश में ही क्यों करवाते हैं? सो दैट कि जो हिंदी मीडियम की उनकी थोड़ी इंग्लिश भी स्ट्रांग हो, एकदम परजीवी ना बन जाएंगे हर चीज़ हिंदी में। हर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा अधिकार है, मौलिक अधिकार, जो कि अपने आप सस्पेंड हो जाता है? आर्टिकल नंबर 19 में जो 6 राइट्स मिले हुए हैं वो अपने आप सस्पेंड हो जाते हैं। 21 की अगर बात करेंगे, अगेन राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस, एंड 20 अभी देखा हमने, ठीक है। तो आर्टिकल 19 ड्यूरिंग इमरजेंसी भी लाइक, ठीक है भाई। अब मैं चलता हूँ अपने आप मैच करना है आपको इन केसेस को करिए मैच। ए के गोपालन केस, ए के गोपालन केस हमने कब पढ़ा था? आर्टिकल नंबर जब 21 के बारे में पढ़ रहे थे, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही नैरो व्यू लिया था और उस बोला था कि अगर प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाई लॉ है, यानी कि प्रोसीजर को फॉलो किया गया है, तो आपकी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को छीना जा सकता है। उस चीज़ को रिवर्स किया गया था मेनका गांधी केस में, जो कि 1978 का था। तो ये 30, और ये आपका अगर बात करेंगे ए के गोपालन, ये 4 हो जाएगा। इंदिरा साहनी केस, ये 1992 का है, जब आपको पता होना चाहिए, जब मंडल आयोग बना था। मंडल आयोग बना था 79 में, 1979 में, और 1979 के बाद 1990 में जाके, 1990 में जाके अगर आपको याद हो, उसके बाद उसके रिकमेंडेशंस को, यानी 27% रिजर्वेशन को लागू किया गया था। फिर उसके बाद भी क्या किया गया, यही नहीं रुका गया। पीवी नरसिम्हा राव, पहले तो वीपी सिंह ने दे दिया रिजर्वेशन, फिर उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव, उन्होंने बोला कि 27% जो 10% रिजर्वेशन जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उनको भी मिलेगा, और क्रीमी लेयर को जो है उनको ज़्यादा रिजर्वेशन में हम प्रायोरिटी देंगे रादर दैन की जो नॉन क्रीमी लेयर है, ठीक है। तो फिर उसके बाद इंदिरा साहनी ने केस फाइल किया, जिसको कि हम मंडल केस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो बच गया आपका कौन सा 1, तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ PIL इज़ टेकन फ्रॉम, यानी कि जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया? जैसे कि हमने कल केसेस देखे थे, जैसे कि उसमें ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन देखा था, तो उसमें ओल्गा टेलिस ने क्या किया था, उसमें उन्होंने PIL को ही तो फाइल किया था, ठीक है, जिसको हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं। सो यहाँ पे अगर बात करेंगे रशिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी या फिर अमेरिका, तो अमेरिका क्या कहता था ये भाई, आजकल खुद को एक्स बीजेपी प्रचारक के तौर पे प्रेजेंट करता है। खैर, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और स्टार्ट करने से पहले खुशखबरी, नहीं बेटा वो नहीं जो तुम एक्सपेक्ट ठीक है, यहाँ पे खुशखबरी ये है कि हमारे परमार एकेडमी ऐप के, ठीक है, परमार एकेडमी जो ऐप है उसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, 1 मिलियन डाउनलोड्स हो चुके हैं। और पता है कैसे पता चला? कल रात को ऐसे ही एक टीम मेंबर से बात हो रही थी, ठीक है,
एंड जब बात हो रही थी तो हम लोगों ने लगा यार, मैंने पूछा यार कि ये अपने 1 मिलियन कब होंगे, तो ये वॉज लाइक हो जाएंगे, जल्दी हो जाएंगे। उन्हें देखें तो अभी हो गए। सो काफ़ी अच्छा लगा देख के, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए अनाउंस कर दिया जाए, ठीक है, डाउनलोड्स। अब तुम बोलोगे कि सर कुछ तो होना चाहिए, मतलब नहीं नहीं कुछ तो होना चाहिए, नहीं ऐसे सर सूखा सूखा नहीं जाना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। देखो इसको गीला करते हैं, देखो गीला कैसे होगा, मतलब सूखा सूखा नहीं जाना चाहिए। तो एक छोटी सी अनाउंसमेंट, बड़ी अनाउंसमेंट हम नहीं करते हैं, छोटी सी अनाउंसमेंट होगी सैटरडे को, ठीक है। मतलब सच में कोई बहुत बड़ी नहीं है, मतलब छोटी सी हमने एक इनिशिएटिव काइंड ऑफ स्टार्ट किया है। अगेन कोई बहुत बड़ा आप एक्सपेक्ट मत करना कि बहुत ये वो फलाना ढिमका हो जाएगा, मतलब छोटी सी चीज़ है जो सैटरडे को अनाउंस करेंगे, ओके। और बीच बीच में खांसी आए तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना, है ना। राइट, अब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम। देखो हमने कल 22 तक देख लिया था, हमने राइट टू इक्वालिटी देखा था, हमने ये देखा था कि पहले 7 अधिकार थे, फंडामेंटल राइट थे, अभी 6 हो चुके हैं। तो कौन कौन सा था, एक तो राइट टू इक्वालिटी था, राइट टू फ्रीडम था, एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन था, ठीक है। अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, देखो कई बार इस तरीके से वो क्वेश्चन देता है, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। भाई किसी का शोषण करने का अधिकार थोड़ी ना तुमको दिया जाएगा कि कर लो इसको शोषण, कोई दिक्कत नहीं है। अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन होगा, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार होगा, ठीक है। देन रिलीजियस फ्रीडम का राइट मिला हुआ है यहाँ पे, ठीक है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। देन है आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यानी कि सांस्कृतिक एवं शिक्षा के अधिकार। देन है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार, ठीक है। तो इनका ब्रैकेट हमें पता होना चाहिए, मतलब इनकी रेंज पता होनी चाहिए। तो 14 to 18 है आपका इक्वालिटी वाला, 19 to 22 है आपका फ्रीडम वाला, 23 24 एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट है, देन 25 से 28 फ्रीडम, रिलीजियस फ्रीडम है, देन 29 और 30 बात करता है कल्चरल एजुकेशनल की, और 32 बात करता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की। तो ये 6 अधिकार हमें मिले हुए हैं। तो ये हम 2 कल देख चुके हैं, और ये अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन वाला हमें स्टार्ट करना है। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, किसी का शोषण नहीं होना चाहिए। तो 23 की अगर बात करेंगे, इट टॉक्स अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, जिसको कि हम बेगार बोलते हैं, ठीक है, बेगर नहीं, बेगार। बेगार का मतलब होता है किसी से जबरन बंधुआ मजदूरी टाइप करवाना, मजदूरी करवाना, पैसे ना देना, या मजदूरी करवा के उतने पैसे ना देना जितना कि आपने उससे काम करवाया, दैट इज़ कॉल्ड एज बेगारी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो आपको पता ही है, इंसानों की खरीद फरोख्त जो होती है, बेचा जाता है आजकल, आजकल क्या जाने कब से, है ना, खासकर जो छोटी लड़कियां होती हैं उनको बेचा जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं उसको हम बोलते हैं ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। सो एक्सेप्शन यहाँ पे, स्टेट कैन फोर्स पीपल टू डू कंपलसरी सर्विसेज, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग वॉर। तो वॉर के टाइम पे हमारी कंट्री हमें बोल सकती है कि आओ भैया, सबको हर घर से एक एक लोगों को आना पड़ेगा, या फिर इस तरीके से। तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि काम करवा रहे हैं पैसा नहीं दे रहे हैं, युद्ध में लड़वा रहे हैं लेकिन पैसा नहीं दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती। या फिर हमारे आर्म फोर्सेस के पर्सनल्स ये नहीं बोल सकते हैं, वो तो हम देखेंगे एक अलग से आर्टिकल है, एक अलग से आर्टिकल है एक्सेप्शन के लिए। आर्म फोर्सेस के जो लोग हैं कि वो अपने अधिकार उनके जो है ना वो बहुत लिमिटेड होते हैं, उनके अधिकार बहुत लिमिटेड होते हैं। ये हम आगे देखेंगे जब पढ़ेंगे। तो आर्म फोर्सेस के लोगों के लिए एक अलग से आर्टिकल है, ठीक है। तो वो ये नहीं बोल सकते हैं कि नहीं नहीं हमसे तो एक्स्ट्रा काम करवा लिया, वॉर में लड़वा लिया, लेकिन पैसा तो दिया ही नहीं उस चीज़ का। तो ये सारी चीज़ें के एक्सेप्शन सही है, ठीक है। वैसे ट्रैफिकिंग नहीं हो सकती ह्यूमन बींग की, यानी कि खरीद फरोख्त तो नहीं हो सकती। और बेगार प्रोहिबिटेड है। बेगार का मतलब है कि किसी से बंधुआ मजदूरी करवाना, जबरन मजदूरी करवाना। किसी ने पहले के टाइम पे ऐसे होता था ना, ज़मींदार पैसे देता था, और अगर कोई पैसे ना सामने वाला चुकता कर पाए तो आओ बेटा अपने बीवी बच्चों के साथ सबके यहाँ सब लेके आओ और हमारे यहाँ मजदूरी करो, खेत मजदूरी करो हमारे, ठीक है, उसके लिए कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं प्रोहिबिटेड हैं पूरी तरीके से, ठीक है। 24 की बात करेंगे तो 24 क्या बात करता है, इट टॉक्स अबाउट द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हजार्डस प्लेसेस, यानी कि हजार्डस प्लेसेस वो होती हैं जो खतरनाक काम होते हैं, जो खतरनाक स्थान होते हैं उनको बोलते हैं हजार्डस प्लेस। तो जो भी खतरनाक व्यवसाय होते हैं, जैसे कारखाने हो गए, खाने हो गई, अब खानों वगैरह में देखो, माइंस वगैरह में मतलब इतना ज़्यादा डेंजरस होता है वो, ठीक है। अलग अलग तरह की माइनिंग होती है। अगर आपने कभी रैट होल माइनिंग देखी हो तो उसमें सब मज़दूर अंदर जाते हैं और मतलब उनको वहाँ से ये सब तोड़ने पड़ते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पूरी की पूरी रूफ़ कोलैप्स कर जाती है, अब वो वहीं पे अटक जाते हैं, समझ रहे हो। कई बार ऐसे केसेस सुनने को मिले हैं, आपने देखे भी होंगे। और कई बार तो न्यूज़ में आता भी नहीं है, क्योंकि न्यूज़ को टाइम ही कहाँ है इतना,
चुनाव में जो बिजी रहते हैं इतना, चुनाव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चुनाव के बाद वो काम क्या कर रहे हैं उससे थोड़ी ना फ़र्क पड़ता है। फ़र्क तो इस बात से पड़ता है कि चुनाव में कौन जीता, कौन सी पार्टी से छोड़ के गया, किसने क्या बयानबाजी दे दी, ओहो इन्होंने ये कह दिया, वो ये उस पार्टी में चलेगा। उसमें मीडिया वालों को गजब मज़ा आता है। और हमें भी क्योंकि मज़ा आता है, क्योंकि हमें मज़ा आता है तो हम वही देखना पसंद करते, तो उनको भी उसी में मज़ा आता है। ठीक है, किसको पड़ी है कि कहीं किसी को खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, किसको पड़ी है कि मिड डे मील में कीड़े मिल रहे हैं, छिपकली मिल रही है पड़ी हुई, किसको पड़ी है कि जो है डेथ हो रही है बेटर हेल्थ कंडीशंस ना होने की वजह से। ठीक है, तो खैर, तो इस तरीके के जो प्लेसेस होते हैं वहाँ पर, जो हज़ार्डस प्लेसेस होते हैं वहाँ बच्चों को एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता है। अब बच्चे कौन होते हैं, तो बच्चे जो 14 साल तक के होते हैं। ठीक है, तो बच्चे वो होते हैं जो 14 साल तक की उम्र के होते हैं, तो उनको हम बच्चा बोलते हैं। तो वो एम्प्लॉय उनको नहीं किया जा सकता हज़ार्डस ऑक्यूपेशंस पे। नॉन हज़ार्डस में देखो, स्कूल आवर्स के दौरान उनको किया जा सकता है नॉन हज़ार्डस में। जैसे कि फॉर एग्जांपल आजकल बच्चे, आपने देखा होगा ना ये डीआईडी वगैरह, पता नहीं अब आता है कि नहीं डीआईडी वगैरह, डीआईडी और ये सब डांस शोज़ होते हैं, सिंगिंग। तो यहाँ पर इनको ऐसा नहीं बोला जा सकता है कि बच्चों से मजदूरी करवाई जा रही है या फिर बच्चों से काम करवाया जा रहा है। पहली बात तो ये है कि वो नॉन हज़ार्डस है, यानी कि ख़तरनाक व्यवसाय नहीं है। और दूसरी चीज़ कि वो नॉन स्कूल आवर्स में करवाया जाना चाहिए, स्कूल आवर्स में नहीं। ठीक है, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि 14 साल तक के बच्चों को हज़ार्डस जो प्लेसेस है वहाँ पर उनको एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगेन बहुत सारी चीज़ें हमारी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन या फिर लॉज में लिखी हुई हैं। रियलिटी अगर चेक करने आप जाएंगे तो सब नहीं मिलेंगी। रियलिटी चेक करना किसका काम है, मीडिया का। लेकिन मीडिया क्या कर रहा है आपको ही पता है। ठीक है, अब आते हैं 25 से 28 तक, जो बात करते हैं राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अभी हम किस पे बात कर रहे थे 23 और 24, एक राइट हमारा गया। अब हम बात करें 25 टू 28, ये सिर्फ धर्म के बारे में बात करता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 25, ये क्लियर हो गया आपको 23, 24? सर तो पैसा नहीं मिलेगा जमींदार का तो दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, ये आप बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते हैं किसी से। ठीक है, चाहे भले किसी ने आपका पैसा लिया है, ठीक है, वो अगर अपनी विल से, अगर अपनी इच्छा से अगर वो सर्विस आप करना चाहता है तो वो अलग बात है। लेकिन ज़बरदस्ती बंधुआ मजदूरी आप नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, इंडियन आइडल भी। हाउ टू प्रिपेयर स्टेटमेंट बेस्ड करंट अफेयर्स। भैया करंट अफेयर होता है, स्टेटमेंट बेस्ड और ये सब नहीं होता है। क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है वो स्टेटमेंट बेस्ड। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं स्टेटमेंट बेस्ड करंट अफेयर कोई अलग से करंट अफेयर तुमको बना के दिए जाएंगे। वो 3-4 फैक्ट को 3 का स्टेटमेंट बना के दे देगा, वो ख़त्म बात। है तो करंट अफेयर ही ना। तो 25 बात करता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। मतलब ये है कि आप अपने भगवान के साथ किसी भी तरह का रिलेशन रख सकते हैं, अपना कोई भी रिलीजियस बिलीफ या फेथ रख सकते हैं और उसको डिक्लेयर कर सकते हैं ओपनली, उसको बोलते हैं फ्री प्रोफेस। कॉन्शियंस का मतलब ये है कि अंतःकरण, मतलब अंतः यानी कि अंदर ही अंदर आप भगवान के साथ किसी भी तरह का आप राधा राधा नाम जप कर रहे हैं, आपके लिए राधा ही सब कुछ है। ठीक है, आपके लिए कृष्ण ही सब कुछ है, आपके लिए भगवान राम ही सब कुछ हैं, नानक ही सब कुछ हैं, महावीर ही सब कुछ हैं। तो वो आपकी और आपके भगवान के साथ रिलेशन है जो आप रखना चाहते हैं। राइट टू प्रोफेस का मतलब ये है कि आप कोई भी रिलीजियस बिलीफ या फेथ जो है आप उसको ओपनली किसी को भी बता सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कोई भी कुछ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस का मतलब है कुछ भी पूजा कर सकते हैं, कोई भी रिचुअल कर सकते हैं। आपको भगवा पहनना, आपको तिलक लगाना है, आपको टोपी लगानी है, ठीक है, जो करना है आपको, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। आपको कोई भी रिलीजियस बिलीफ रखना है, आइडिया आपको, वो आप कर सकते हैं। इट डिपेंड्स टोटली ऑन यू, यू हैव राइट टू प्रैक्टिस। राइट टू प्रोपोगेट का मतलब क्या हुआ, राइट टू प्रोपोगेट, तो इसका मतलब ये कि आप ट्रांसमिट कर सकते हैं और डिसेमिनेट कर सकते हैं अपने रिलीजियस बिलीफ को। ठीक है, यानी कि जैसे आपने देखा होगा जो धर्म गुरु होते हैं, देखा है ना, जो बाबा लोग टाइप होते हैं। ठीक है, जैसे कि होते हैं, बहुत होते हैं, एग्जाम्पल तो मैं क्या ही दूँ। ठीक है, तो हर कोई अपने रिलीजन को प्रोपोगेट कर सकता है। बट यहाँ पर एक स्टार मार्क है। स्टार मार्क ये है कि कोई जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकता है। इट डज नॉट इंक्लूड,
डज नॉट इंक्लूड फोर्सिबल कन्वर्जन्स, ठीक है, कन्वर्जन्स, जबरदस्ती आप किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते हैं, ये आपका कोई अधिकार नहीं है। ओके, तो 25 एक इंडिविजुअल क्या हो गया भाई आज, एक सेकेंड। तो एक इंडिविजुअल भगवान के साथ कैसा भी रिलेशन रख सकता है, कुछ भी कैसे भी करके वो प्रोफेस कर सकता है। प्रोफेस का मतलब है वो अपने रिलीजियस बिलीफ के बारे में ओपनली बता सकता है, पूजा करे, कोई भी रिचुअल फॉलो करे, उसकी मर्जी, ठीक है। और प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, वो धर्म का प्रचार भी कर सकता है, लेकिन जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकता है, ये कोई अधिकार नहीं है। आर्टिकल 26 की अगर बात करेंगे तो ये बात करता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, धार्मिक मामलों के प्रबंधन में स्वतंत्रता। वहाँ पर एक इंडिविजुअल को राइट मिला हुआ है कि वो अपने क्या क्या कर सकता है, हमने देखा है। यहाँ पर एक रिलीजियस डिनोमिनेशन को, रिलीजियस डिनोमिनेशन का मतलब होता है कि धार्मिक कोई संस्था है, वो अपने रिलीजियस अफेयर्स मैनेज कर सकता है, जैसे कि टू स्टैब्लिश एंड मेंटेन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ठीक है, कुछ भी आपको बनवाना है आप बना सकते हैं, ठीक। उसमें किस तरीके के अफेयर्स में रखने हैं, अफेयर्स इन दी सेंस, अफेयर्स अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप केरला के पद्मनाभा स्वामी मंदिर में जाएंगे, जिसको रिचेस्ट टेम्पल ऑफ इंडिया बोलते हैं, तो पद्मनाभा स्वामी टेम्पल में, उस मैंने रील भी बना रखी है अगर आप देखेंगे जाके तो, ठीक है। तो पद्मनाभा स्वामी जो टेम्पल है, इस मंदिर में आप अगर जाएंगे तो आपको धोती कुर्ता ही पहनना पड़ेगा, ठीक है। आप जो मॉडर्न ड्रेसिंग वो है नहीं कर सकते हैं, तो वो उनका रिलीजियस अफेयर है। जैसे कि आपका एक केरला में ही आपने अगर सुना हो तो सबरीमाला टेम्पल है, कितने लोगों ने सुना है केरला में सबरीमाला टेम्पल। यहाँ पे क्या है, सिर्फ विमेन ही नहीं, सिर्फ मेन ही क्या कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। विमेन पूजा नहीं कर सकती हैं, मेनली जिनका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जो विमेन होती हैं वो यहाँ पे नहीं एंटर कर सकती हैं। ये एक तरीके का रिलीजियस अफेयर है। अब ये केस जो है गया था कोर्ट में, 2019 की बात है ये, ठीक है, 2018-19 की बात है। तो उस टाइम पे ये गया और अभी भी ये पेंडिंग है, ठीक है। कोर्ट का ऐसा मानना था कि नहीं, मतलब वहाँ पे क्या आ गया था, वहाँ पर इक्वालिटी वाली चीज़ आ गई थी, क्योंकि हमने देखा है ना अभी, राइट टू इक्वालिटी में पढ़ा था, 15 में भी देखा था, 15 में देखा था ना कि जो पब्लिक प्लेसेस है वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, हाँ, जेंडर। तो जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। तो विमेन का यही कहना था कि भाई हम तो इसमें आर्टिकल 15 का यहाँ पे तो वॉलेशन हो रहा है, हम क्यों नहीं पूजा कर सकते हैं। लेकिन जो रिलीजियस अफेयर जो इंस्टीट्यूशन है, जो सबरीमाला टेम्पल जो इंस्टीट्यूशन है, उसका ये कहना था भैया आर्टिकल 26 में आप देख लो, मैनेज द रिलीजियस अफेयर, हमारा जिस तरीके से हम रिलीजियस अफेयर को मैनेज करना चाहे हम करेंगे, इसमें आपको क्या दिक्कत है, इसमें गवर्नमेंट क्यों उतना ज़्यादा इंटरवीन कर रही है, ये तो हमारा प्योर रिलीजियस मैटर है। वैसे मैं आपको बता दूं भारत में पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है, मतलब ये है कि गवर्नमेंट रिलीजियस अफेयर्स में इंटरफेयर कर सकती है, लेकिन जो कोर रिलीजियस बिलीव्स होती हैं उस पर गवर्नमेंट जो है इंटरफेरेंस नहीं कर सकती है। लाइक कि गवर्नमेंट कल को बोले कि जितने भी मुस्लिम हैं कल से टोपी नहीं पहनेंगे, या जितने हिंदू हैं कल से भगवा नहीं है, तिलक नहीं लगाएंगे, तो ये बहुत ही कोर एकदम रिलीजियस बिलीफ हो गई, तो उसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती है। तो अभी भी ये सबरीमाला टेम्पल वाला इशू अभी भी होल्ड में है, क्योंकि इसमें बोला गया था कि इतने जजेस की बेंच बैठेगी और वो डिसाइड करेगी, ठीक है। मतलब कमेंट रिमार्क्स तो आए थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि हाँ ये गलत है, होनी चाहिए एंट्री। इसमें एक मात्र ही महिला थी, ठीक है, तो उनका ये कहना था नहीं एंट्री होनी चाहिए, क्योंकि बाकी में था उनका कहना था एंट्री होना चाहिए, ठीक है। तो फिर अभी तो खैर केस पेंडिंग ही है, बोला गया था जज, इतने जजेस बेंच की एक बेंच बनाई जाएगी, वो डिसाइड करेगी, जो अभी तक बनी तो नहीं है। तो ये एक तरीके का रिलीजियस अफेयर आप बोल सकते हैं। ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी मूवेबल प्रॉपर्टी होती है कि भाई कोई गाड़ी वाड़ी हो गई, इमूवेबल का मतलब है कोई ज़मीन हो गई, ठीक है, मूव तो नहीं कर सकती ना, तो चल एवं अचल संपत्ति का स्वामित्व एवं अधिग्रहण वो कर सकते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद लॉ, कानून के अनुसार संपत्ति का प्रशासन करना, यानी अपने हिसाब से उसको एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी को, चाहे वो मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो। यानी कि हम ये समझ में आ रहा है कि 25 में एक इंडिविजुअल को राइट टू रिलीजियस फ्रीडम दी हुई है, और 26 में एक रिलीजियस डिनोमिनेशन को, यानी कि एक जो ग्रुप है डिनोमिनेशन, उसको यहाँ पर दिया हुआ है क्या, अधिकार, धार्मिक अधिकार दिया हुआ है, ठीक है। पहला तो है कि वो कोई इंस्टीट्यूशन मेंटेन कर सकता है, इस्टेब्लिश कर सकता है उसको मेंटेन, अपने हिसाब से रिलीजियस अफेयर्स को यहाँ पर मैनेज किया जा सकता है, और ओन एंड अक्वायर कर सकते हैं मूवेबल और रिमूवेबल प्रॉपर्टी को, और
प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को लॉ के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। ये क्लॉज हैं 26 का, क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, क्लॉज डी, तो ऑर्डर में याद रखेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। 27 पे आते हैं। अभी हमारा रिलीजियस फ्रीडम ख़त्म नहीं हुआ है, 25 से 28 तक में है, तो 25 देखा, 26 देखा, 27 पे आते हैं। फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। किसी एक धर्म के प्रचार करने के लिए टैक्स नहीं लगाया जा सकता है, ये लिखा हुआ है 27 में। तो बात ये आती है कि क्या सारे धर्मों का प्रचार करने के लिए टैक्स लगाया जा सकता है? देखो, धर्म का प्रचार के लिए टैक्स स्पेसिफिकली नहीं लगाया जा सकता। जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे एक सेस करके टैक्स होता है, स्पेसिफिक पर्पस से लगाया जाता है, कि जैसे शिक्षा पर्पस हो सकता है, सफाई पर्पस हो सकता है, हेल्थ पर्पस हो सकता है। तो मतलब वो जो पैसा उससे कलेक्ट होगा वो उसी काम के लिए इस्तेमाल होगा। इस तरीके से धर्म के नाम पे टैक्स नहीं लगाया जा सकता है। तो पहली चीज़ तो ये है। लेकिन क्या टैक्स का पैसा हर धर्म के उत्थान के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। गवर्नमेंट काफ़ी सारी सब्सिडी वगैरह देती है, हज यात्रा और ये सब, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो टैक्स का पैसा हर धर्म के प्रमोशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। एंड दिस प्रोविजन प्रोहिबिट्स ओनली द लेवी ऑफ टैक्सेज नॉट द फीस। यह प्रावधान केवल कर लगाने पर प्रतिबंध लगाता है, शुल्क लगाने पर नहीं। यानी शुल्क लगाई जा सकती है। अब इसमें अंतर क्या होता है? जैसे आप मंदिर में जा रहे हैं ठीक है, तो अगर आपको स्पेशल दर्शन चाहिए तो आप 1000 रुपये की पत्ती कटवा लो। सीधा अगर जाके आपको भोलेनाथ में पानी चढ़ाना है तो 2000 की पर्ची कटवा लो। कल को स्पेशल ऑफर निकालेंगे। अगर वहाँ पे जाके अगर आपको सेल्फी भी लेनी है शिवलिंग के साथ तो 5000 रुपये निकाल लो। ठीक है, तो जैसे जूते रखने के 20 रुपये, 50 रुपये, तो ये सब एक काइंड ऑफ फीस होती है, टैक्स नहीं होता ये। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपने देखा होगा। जैसे उज्जैन में महाकालेश्वर टेम्पल भी जाओ, ज़्यादातर मंदिरों में यही धंधा बना रखा है काइंड ऑफ, कि यहाँ स्पेशल एंट्री। भाई कई जगह तो मतलब ये तो ठीक है बड़ी प्लेसेस हैं, जैसे हमारे यहाँ पे बुंदेलखंड रीजन में चित्रकूट करके जगह पड़ती है, हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को पता भी हो। तो धार्मिक मामले से मतलब काफ़ी अच्छी जगह है, लेकिन डेवलपमेंट नाम से एकदम बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहुत पिछड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब ये कहना मैं चाह रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा ध्यान दे तो जितना रिलीजियस बिलीफ है काफ़ी उसको इंपॉर्टेंस मिल सकती है। वहाँ के आसपास के एरिया डेवलप हो सकते हैं। अगर डेवलप करे हो तो उससे मतलब लोगों को रोज़गार काफ़ी मिल सकता है। लेकिन खैर, तो यहाँ में आप जाओगे जगह जगह पे वो बाबा बैठे हैं, नाम के बाबा हैं, बोलना तो नहीं चाहिए। ठीक है, बस भगवा ओढ़ लिए हैं वो। ठीक है, यहाँ 20 रुपये चढ़ा दो, यहाँ चढ़ा दो, नहीं चढ़ाओगे ना तो कमेंट पास करते हैं, रिमार्क्स देते हैं। ये हालत है उन लोगों की। अब वो होते कौन है, मतलब अगेन उनमें से मैक्सिमम जो है नशेड़ी होते हैं। ठीक है, जो वो उसका पैसा इकट्ठा होता है वो नशे करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम है। कुछ वही है ना कि अब जनरलाइज कर दी जाती हैं चीज़ें, सब तो नहीं लेकिन काफ़ी होते हैं। बहुत लोग अच्छे भी होते हैं, मतलब बहुत तो नहीं, कुछ ही लोग अच्छे होते हैं, बहुत लोग होते हैं ऐसे टोंगी टाइप। ठीक है, तो खैर आते हैं 28, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। धार्मिक शिक्षा में भाग लेने से स्वतंत्रता। ये क्या है? ये आर्टिकल ये बोलता है कि जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे इस तरीके की रिलीजियस नॉलेज नहीं दी मतलब रिलीजियस नॉलेज नहीं इसको बोलेंगे कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जा सकते हैं। वो इंस्टीट्यूशन, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वो शैक्षणिक संस्थान जहाँ पे स्टेट का पैसा आ रहा हो, और स्टेट का मतलब तुमको पता है क्या होता है, यानी एक तरीके से जहाँ सरकार का पैसा आ रहा हो वहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जा सकते हैं। अब इंस्टीट्यूशन अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। इंस्टीट्यूशंस कंप्लीटली मेंटेन्ड बाय द स्टेट, कंप्लीटली मेंटेन्ड बाय द स्टेट, यानी पूरी तरीके से स्टेट ही मेंटेन कर रहा है, मेंटेन्ड बाय स्टेट। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन तो स्टेट के हाथ में, एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट but established under any trust or endowment, under any trust or endowment, ट्रस्ट के तहत बना है, ट्रस्ट से पैसा आ रहा है। इंस्टीट्यूशन रिकग्नाइज्ड बाय स्टेट, रिकग्निशन मिल चुकी है, रिकग्नाइज्ड बाय स्टेट। इंस्टीट्यूशन रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट।
अब आप मुझे बताओ कहाँ पे तो बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड होगा कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देना। यहाँ पर कंप्लीटली प्रोहिबिट होगा क्योंकि कंप्लीटली मेंटेन्ड बाय द स्टेट है। यहाँ पे परमिटेड है लेकिन वॉलेंट्री बेसिस पे, यानी अगर किसी की इच्छा हो तो ही, यहाँ पे तो दे ही नहीं जा सकते हैं, यहाँ पर अगर उसकी इच्छा हो तो ही, ठीक है। तो परमिटेड ऑन वॉलेंट्री बेसिस, ऑन वॉलेंट्री बेसिस। और अगर बी में बात करेंगे तो यहाँ पे परमिटेड है। क्यों परमिटेड है? क्योंकि यहाँ पे पैसा आ रहा है उस एंडोवमेंट या ट्रस्ट से। जैसे कि मान लो कोई मंदिर है, ठीक है, कोई बड़ा सा मान लो तिरुपति मंदिर है, ठीक है, हिंदू मंदिर है, ठीक है, हिंदू मंदिर है। उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन बना दिया कि चलो भाई, ठीक है, उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन बना दिया और वहीं से पैसा आ रहा तिरुपति मंदिर से। वहाँ पे बोला जा रहा बच्चों तिलक लगा के आना सभी को, बच्चों, ठीक है, सभी लोगों को सुबह आके शिव जी की पूजा करनी है, सभी लोगों को आके विष्णु जी की पूजा करनी है। कंप्लीटली परमिटेड है भाई, वो बिल्कुल दिया जा सकता है। क्यों? अगर नहीं दिया जा सकता तो तिरुपति मंदिर पागल है क्या कि वो उस इंस्टीट्यूशन को बनाए? क्यों बनाएगा ही वो? क्यों फिर अगर वहाँ पे धार्मिक को नहीं दिया जा सकता? अरे भाई धर्म का पैसा आ रहा तो धर्म के तो प्रचार के लिए तो लगाया जाएगा। अगर धर्म का पैसा आ रहा है, ठीक है, तो धर्म के प्रचार के लिए तो लगाया जाएगा। तो अगर ये प्रोहिबिट कर देंगे कि अगर किसी ट्रस्ट के तहत अगर कोई बनाएगा इंस्टीट्यूशन, उसमें भी नहीं दे सकते रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, तो वो ट्रस्ट बनाएगा ही क्यों उस इंस्टीट्यूशन को? सिंपल सी लॉजिक है, ठीक है। लेकिन बाकी जगह पे नहीं बोला जा सकता है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, और जैसे कि कहीं कहीं पे परमिट हो सकता है, रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट, ठीक है। जैसे सरकारी स्कूल में नहीं दिया जा सकता है, कंप्लीटली प्रोहिबिटेड। लेकिन कुछ होते हैं सरकार ने, जैसे कि जहाँ मैं जाता था, जो मेरा स्कूल था, दैट वाज मतलब क्रिश्चियंस का था वो स्कूल, ठीक है। तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे वो कुछ तो पढ़ाते थे सुबह, मतलब उनकी कोई तो प्रेयर होती थी क्रिश्चियंस की, कुछ याद नहीं है, लास्ट में इतना पता एमेन बोला जाता था एमेन, ठीक है। लेकिन कुछ तो क्रिश्चियंस वाली प्रेयर हुआ करती थी। तो वो वॉलेंट्री बेसिस पे, अगर कोई मना करना चाहे, ना करना चाहे तो नहीं कर सकता है, वैसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन पता ही किसको होता है तब, पता ही किसको होता है, और फिर किसकी इतनी हिम्मत की विरोध करेगा, तो छोड़ो यार। चलो, तो 29 और 30 पे आते हैं। दिस टॉक्स अबाउट द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यानी कि सांस्कृतिक एवं शिक्षा के अधिकार। तो हमने रिलीजियस फ्रीडम देख लिए, ओके। हाँ, होली क्रॉस में कॉन्वेंट स्कूल, आवर फादर, हालेलुया, हाँ हालेलुया होता था, हालेलुया कौन था वो हालेलुया वाला? क्यों आमीन नहीं बोलते थे, एमेन बोलते थे, आमीन नहीं, एमेन, एमेन भाई पता नहीं व्हाट्स अ क्वालिफिकेशन। अच्छा चलो, ये हम बताएंगे तुमको भाई। तो रिलीजियस फ्रीडम हमने देखा 25 एक इंडिविजुअल को मिला हुआ है, 26 एक रिलीजियस डिनोमिनेशन को मिला हुआ है, 27 टैक्स नहीं लगा सकते हैं, 28 रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते हैं। अब आते हैं 29 और 30 में, जिसको बोलते हैं कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, यानी कि सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, ठीक है। 29 दिस सेज एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, ठीक है। पहली बात तो इट टॉक्स अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। ये जो 29 और 30 है, इनको हम माइनॉरिटी के राइट्स बोल देते हैं, इनको हम माइनॉरिटी के राइट्स बोल देते हैं 20 और 30 को, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन विद अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर हैज़ द राइट टू कंजर्व इट। कोई भी नागरिक वर्ग है जिसकी उसकी खुद की विशिष्ट भाषा है, लिपि है, संस्कृति है, उसके पास अधिकार है कि वो उसको संरक्षित कर सकता है, उसको कंजर्व कर सकता है, उसके पास पूरा अधिकार है, ठीक है। वो पूरी तरीके से उसको कंजर्व कर सकता है। ये राइट मिला हुआ है किसको? एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन को, विच tells us that this is not restricted only to the minorities। ये सिर्फ माइनॉरिटी तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, बिकॉज ये लिखा हुआ एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, कोई भी। एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन का मतलब है कि कोई भी, ठीक है, और कोई भी इसको कर सकता है, ठीक है। और जो माइनॉरिटी, पहली बात तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए इतनी, ठीक है। यहीं पे एक चीज़ और लिखी हुई है, ठीक है, जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, मैं लिख देता हूँ। नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन, शैल बी
denied admission into any educational institution, into any educational, ये भी important है, institution maintained by the state, maintained by or receiving aid from the, or receiving aid out of state funds। इसका मतलब ये है किसी को भी किसी एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, ऑन व्हाट ग्राउंड, ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ, ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज, ठीक है। ध्यान समझो इसको, कोई भी इस तरीके का एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे स्टेट से पैसा आ रहा है या फिर स्टेट फंड उसको मिल रही है, वहाँ पे किसी को एडमिशन के लिए मना नहीं किया जा सकता है, चाहे वो भले माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन क्यों ना हो। अगर वहाँ पे ध्यान रखना, अगर वहाँ पे स्टेट से पैसा आ रहा है तो वहाँ पर रिलीजन, धर्म, कास्ट, रेस और लैंग्वेज के बेसिस पे किसी को एडमिशन देने से मना नहीं किया जा सकता। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ओके, ठीक। अब आते हैं 30 पे। 30 बोलता है राइट ऑफ माइनॉरिटी टू स्टैब्लिश एंड मेंटेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जो अल्पसंख्यक हैं, मैं अभी इसको बहुत ध्यान समझना इसमें, ठीक है, मैं जानबूझ के इसमें को आराम से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसमें गलतियाँ होती हैं। क्या गलती होती है मैं आपको बताऊँगा। तो जो अल्पसंख्यक हैं उनके पास अधिकार है कि वो कोई भी शैक्षणिक जो संस्थान है उसको बना सकते हैं, द स्टेट, ठीक है, उसको वो बना सकते हैं। पहली चीज़, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वो बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करो तो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ लिखा है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू स्टैब्लिश एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, यहाँ पे था एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन। तो सुप्रीम कोर्ट का यही कहना था कि ये जो 29 वाला अधिकार
है, सब कुछ जो सबसे बड़ा वाला होता है सो सबसे वाइड होता है वो आंसर होगा। बन गया CSF में असिस्ट कमांडेंट। अब फिर से बन जाओ असिस्टेंट कमांडेंट ना। सम राइट्स कंटेन इन पार्ट नंबर 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर एनफोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट ओनली। कुछ अधिकार सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट ही मिले हुए हैं, बिल्कुल, जैसे कि आर्टिकल 16, भाई पब्लिक एम्प्लॉयमेंट तो स्टेट ही देगा ना, कोई इंडिविजुअल तो देगा नहीं, ठीक है। कुछ राइट है, फिर 17 है वो इंडिविजुअल के खिलाफ भी मिला हुआ है। सम राइट्स कंटेन इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर एनफोर्सेबल इन फेवर ऑफ सिटीजन्स ओनली। कुछ अधिकार ऐसे हैं जो सिटीजन्स के फेवर में सिर्फ एनफोर्सेबल, बिल्कुल 15, 16, 19, 29, 30। सम राइट्स कंटेन इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर एनफोर्सेबल अगेंस्ट बोथ द स्टेट एंड इंडिविजुअल, यस, आर्टिकल 15। स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। और किसी पब्लिक प्लेस पे वो सब नहीं हो सकता है कि भाई कोई जो है कोई डिस्क्रिमिनेशन करे, है ना। रेस्टोरेंट है, ठीक है, सिनेमा हॉल है, सिनेमा हॉल स्टेट का तो होता नहीं है, रेस्टोरेंट स्टेट का तो होता नहीं है, तो वहाँ पे भी तो ऑप्शन नंबर D 1, 2 एंड 3। चलिए अगला है थर्ड क्वेश्चन CDS 1 2024 का। अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंडिविजुअल्स कैन एनफोर्स राइट्स ग्रांटेड बाय दिस पार्ट व्हेन दे आर वायलेटेड बाय द एक्शन ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटी। भारत के संविधान के भाग 3 के अधीन व्यक्ति इस भाग द्वारा गारंटीकृत अधिकारों को तब प्रवर्तित कर सकते हैं जब किसी सरकारी प्राधिकारी की कार्रवाई द्वारा उनका अतिक्रमण किया जाता है। हाँ, बिल्कुल। अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंडिविजुअल्स कैन एनफोर्स राइट्स गारंटेड बाय दिस पार्ट व्हेन दे आर वायलेटेड बाय नॉट ओनली द एक्शन ऑफ गवर्नमेंट बट ऑल्सो बाय इनएक्शन। यानी अगर गवर्नमेंट के कुछ एक्शन से अगर किसी के अधिकार का हनन हो तो ठीक है, तो मतलब रिट इशू करवाई जा सकती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट कुछ ना करे तो भी तो हो सकता है, बिल्कुल, तभी तो होता है। क्या होता है? मैंडेमस। क्यों नहीं कर रहे हो भैया काम, क्यों नहीं कर रहे हो? मैंडेमस तभी तो इशू हो रही थी, काम ना करने की वजह से, और प्रोहिबिशन या सर्जरी काम करने की वजह से हो रही थी। तो दोनों सही है। गवर्नमेंट के एक्शन, इनएक्शन, दोनों केसेस में रिट को इशू किया जा सकता है। As defined in the Article 12 of the Constitution of India, state includes CDS 1 2025। स्टेट में क्या आएगा? सब कुछ आएगा स्टेट में, ठीक है। चलो अगला करो। CBI में खुफिया विभाग में इंस्पेक्टर बनो जल्दी से। कौन सा करेक्ट है? अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द स्टेट इज बाउंड टू इम्पार्ट इक्वल ट्रीटमेंट टू डिसिमिलरली सिचुएटेड पर्सन्स। बताइए। Under Article 14 of the Constitution of India, state is bound to impart equal treatment to dissimilarly situated persons. Dissimilarly situated person, अंबानी और मान लो कोई गरीब आदमी है, उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। उनको इक्वल ट्रीटमेंट देना ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि उनको इक्वल ट्रीटमेंट देना ही देना है। वहाँ पर अनइक्वल ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। State can justify an unequal treatment between two similarly situated persons if there is such a precedence of unequal treatment। जो दो सिमिलरली सिचुएटेड पर्सन हैं, जो दो सेम तरीके के पर्सन है, मान लो अंबानी और अडानी, उनके बीच में अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 करिए। 16th करंट अफेयर्स का मंथली होते हैं सर, ठीक है, मंथली होते हैं तो मंथली आप करिए। चलो। With reference to Article 16 of the Constitution of India, which of the following is or are correct? Nothing in this article shall prevent the state from making any provision for the reservation of appointment or post in favor of any. Nothing in this article shall prevent. Yes, 16 clause 4। 16 clause 4 कि बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन के फेवर में और इनको रिजर्वेशन दिया जा सकता है, वो 16 का वायलेशन नहीं होगा। वही तो बोल रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट। State can deny a woman to be appointed as a doctor in the Army Medical Institute on account of pregnancy। प्रेगनेंसी की वजह से स्टेट मना कर सकता है अपॉइंटमेंट से। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ पे, ठीक है। क्रीमी लेयर अमंग्स दीज बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन आर डिटरमाइंड बाई इनकम क्राइटेरिया ओनली। नो, सिर्फ इनकम क्राइटेरिया से नहीं, जमीन अमीन भी, लैंड वगैरह भी सब भी डिटरमाइन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर A1 ओनली। ओनली एक्सट्रीम कीवर्ड होते हैं, ठीक है, ओनली एक्सट्रीम कीवर्ड होते हैं, तो थोड़ा सा सतर्क हो जाना है आपको। अब यहाँ पे भी ओनली लिखा हुआ था,
यहाँ पे भी ओनली लिखा हुआ था, उस हिसाब से तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। मतलब समझो कि ओनली ऐसा कोई भंड हो के नहीं मार देना सीधे कि नहीं हमने ओनली देखा बस गलत मान लिया। ऐसे तो यहाँ सम भी लिखा हुआ है, और सम जो है एक जनरलिस्टिक कीवर्ड होता है। सम में, कुड बी, पॉसिबिलिटी को जो जताते हैं, जो कीवर्ड पॉसिबिलिटी को जताते हैं, दिखाते हैं, वो सही होते हैं, ठीक है, जनरली। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज और आर फंडामेंटल राइट। तो इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है? राइट टू वर्क, प्रिवेसी, राइट टू फ्री एंड, और आर्टिकल भी बताएंगे आप, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन इन द एज ब्रैकेट ऑफ 6 to 18 ईयर्स ना। राइट टू वर्क नो, ये कहीं हमने पढ़ा है राइट टू वर्क फंडामेंटल राइट। राइट टू प्राइवेसी यस, के एस पुट्टास्वामी जजमेंट आर्टिकल नंबर 21। राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन इन द एज ब्रैकेट ऑफ 6 to 18 नहीं, 6 to 14 पढ़ा था हमने, याद करो कल 21A 6 to 14 था ना कि 6 to 18, सो 2 ओनली, ऑप्शन नंबर सी। The judgment of the Supreme Court in the People's Union for Civil Liberties versus Union of India 2004 is related to which of the following? Right to shelter, right against custodial violence, right to information, right to speedy trial। बताइए स्पीडी ट्रायल कौन सा केस था? सॉरी। तो राइट टू शेल्टर ओल्गा ट्रेलिस केस था। कस्टोडियल वायलेंस नहीं हो सकता है, ठीक है, ये आपके वो जो DK बासु वाला था, ठीक है। आंसर क्या होगा? राइट टू स्पीडी ट्रायल, ठीक है। सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राइट टू स्पीडी ट्रायल होगा यहाँ पे। एक सेकेंड, एक स्पीडी ट्रायल नहीं, वो तो शायद वो खातून वाला केस था। ये होगा आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो कि आपका राज नारायण केस था ना। राज नारायण भी इसी से संबंधित था आपका, ठीक है। राज नारायण केस भी आपका इसी से ही संबंधित था, ठीक है, राज नारायण वाला केस। और ये तो आपके वो जो कल हमने देखा था राइट टू स्पीडी ट्रायल करना है, वो खातून वाला जो केस था, खातून बोला, हुसैन आरा वाला जो केस था, हुसैन आरा, ठीक है। चलो अभी एक दो और केसेस पढ़ाऊंगा अभी मैं बीच में। शायरा बानो वाला हो गया, ठीक है, नाज फाउंडेशन हो गया, नवतेज सिंह जौहर वाला हो गया, ये भी पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है। सर किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज करेंगे तो किस में आएगा? डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज तो यार स्टेट की गवर्नमेंट ही कर सकती है। स्टेट का नाम चेंज करना है तो वो पार्लियामेंट करती है। डिस्ट्रिक्ट का नाम तो कर सकती है, जैसे कि अली नगर का नाम सीतानगर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ भारत रत्न एंड, उसकी खोई हुई जो प्रतिष्ठा है, गरिमा है, उसको वापस दिलाएंगे मैथिली ठाकुर जी। खोई हुई प्रतिष्ठा, और जो खोया हुआ रोजगार है, खोई हुई सड़कें, वो थोड़ी ना दिलाएंगे। खोया हुआ जो सम्मान है, वो सम्मान क्योंकि पैसे से मिलता नहीं, सम्मान के लिए 1 रुपया खर्च करने की जरूरत होती नहीं है। सम्मान के लिए तो बस क्या है, बस बोली तो देना है, नाम ही तो चेंज करना है। उससे क्या होगा? सम्मान से हर जगह जहाँ जहाँ। खैर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छी बात है, होना चाहिए नाम चेंज, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डेवलपमेंट होना चाहिए। नाम चेंज भी आप करो लेकिन डेवलपमेंट करो ना, वो भी इंपॉर्टेंट है उतना ही, या फिर उससे ज़्यादा। खैर पॉलिटिकल मैटर्स में कोशिश करता हूँ बोलूँ नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों मुंह से निकल जाती है, मेरे मुंह से निकल गई टाइप हो जाता है, क्योंकि लोग टैग बड़ी जल्दी लगाते हैं कि ये इस पार्टी से हैं, ये लगता है इस पार्टी से हैं, उस तरीके का। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड्स। तो भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड्स आर टाइटल्स अंडर आर्टिकल 18 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, देखो भारत रत्न हो गया, पद्म अवार्ड हो गया, ये सब प्रोहिबिटेड नहीं है, सब हैं, क्योंकि ये सब जितने भी आपके हेरिडिटरी टाइटल्स हैं उनको ये क्या करता है, प्रोहिबिट करता है लेने से। पद्म अवार्ड्स विच वर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1954 वर सस्पेंडेड ओनली वंस, नो दे हैव बीन सस्पेंडेड ट्वाइस। 1975 में ये किया गया था सस्पेंड। द नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्डीज इज रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम ऑफ 5 इन अ पर्टिकुलर, नो 3 के लिए हुआ है, ठीक है, मैक्सिमम 3। कुछ एक्सेप्शनल ईयर रहे हैं लेकिन वैसे तो 3 तक प्रोहिबिटेड हैं। तो यहाँ पे अच्छा गलत ही पूछा है भाई, मैं सोचूँ 2 and 3। Which of the following statement with regard to the article number 19 clause 1 of the Constitution of India is correct? Freedom under this article are not absolute। क्या ये अनुच्छेद के अधीन स्वांतर्थ अधिकार आंतरिक नहीं है? बिल्कुल एब्सोल्यूट नहीं है सर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं, उचित प्रतिबंध दिए हुए हैं। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कहाँ दिए हुए हैं? 19 clause 2, clause 3, clause 4। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड ऑन द एक्सरसाइज ऑफ द फ्रीडम अंडर दिस आर्टिकल। यस, अगर ये असर्शन रीजन का होता ना तो फिर पता है क्या आंसर होता? क्या होता?
असर्सन भी सही है, रीज़न भी सही है, और रीज़न सही एक्सप्लेनेशन है असर्सन का। चलो अगला है मेनका गांधी वर्सेस जो यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ 1978 का, उनमें से कौन सा सही स्टेटमेंट नहीं है? बताइए, पढ़िए और बताइए। लोगों की संख्या धीरे धीरे कम होती गई क्योंकि लोगों को और भी ज़रूरी काम है। उनके पास इतना ही काम थोड़ी ना कि वो क्वेश्चन लगाएंगे बैठ के यहाँ पे, और भी इम्पोर्टेंट काम है भाई। बडगल नीरज, सर रेलवे ग्रुप डी एंड CHSL के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड GK GS क्वेश्चन के क्वेश्चन करवा दो, आपसे पढ़ के ही समझ आता बस। रेलवे ग्रुप डी एंड CHSL के लिए, CHSL का तो पेपर हो रहा है ना अभी, तो अब क्या उसमें करवाएं? ग्रुप डी के लिए हाँ हो सकते हैं, लेकिन CHSL के लिए तो क्या ही करेंगे। ठीक है। चलो, इट वॉज हेल्ड दैट आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21 आर नॉट वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स। गलत, हमने देखा था 14 पर कल पढ़ा था, 19 और 21 ये तीनों साथ में चलते हैं। इट वॉज हेल्ड दैट अ लॉ कमिंग अंडर द आर्टिकल 21 मे नॉट सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ आर्टिकल 19। इट वॉज हेल्ड दैट अ लॉ कमिंग अंडर आर्टिकल 21 मे नॉट सेटिस्फाई, गलत है, मतलब एक सेकेंड, मतलब ये वाला तो सही होगा ना पहला वाला, और वाटर टाइट नहीं है। वाटर टाइट का मतलब है अलग अलग है, और नॉट वाटर टाइट कंपार्टमेंट का मतलब है कि वो एक है। ठीक है, तो ये चीज़ है। इट वॉज हेल्ड दैट अ लॉ कमिंग अंडर आर्टिकल 21 मे नॉट सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ आर्टिकल 19। ओके, अ फेयर ट्रायल एलिमिनेट्स द बाइसेस अगेंस्ट द अक्यूज्ड इन द ट्रायल। द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई। भैया मेनका गांधी केस में राइट टू डाई आई वाला तो कुछ नहीं था, है? राइट टू डाई वाला केस तो अगर आपको याद हो, एक तो मैंने वो वाला केस बताया था कॉमन कॉज 2018, और वो एक हमारी मैम थी अरुणा शानबॉग, तो अरुणा शानबॉग वाला केस हो गया। ठीक है, और जो आपका कॉमन कॉज केस है, विच सो जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू मेनका गांधी केस, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो ये हो जाएगा आपका, क्योंकि राइट टू डाई का थोड़ी ना इसमें था कुछ, वो तो कॉमन कॉज केस और अरुणा शानबॉग केस में था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट, जिसमें हमने देखा था पैसिव यूथनेशिया तो मतलब अलाउड है, लेकिन एक्टिव यूथनेशिया इंडिया में अलाउड नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट गारंटी विच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फंडामेंटल राइट, राइट टू इक्वालिटी येस, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन येस, राइट टू प्रॉपर्टी नो। आपको पता है 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978 से इसको हटाया जा चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स हैज़ नॉट बीन प्रोवाइडेड टू अ पर्सन, इनमें से क्या किसी पर्सन को नहीं मिला हुआ है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन एंड पनिशमेंट फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, यस, प्रोटेक्शन मिली हुई इससे कि एक क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं मिलेगी। टू रिफ्यूज टू गिव हिज और हर सैम्पल ऑफ हैंड राइटिंग एज एविडेंस टू सपोर्ट अ प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट हिम और हर। ठीक है, कोई मना कर सकता है अपना सैंपल देने से, यस। हैंड सैम्पल ऑफ हैंड राइटिंग, ओके, गलत है ये। हैंड राइटिंग, थंब इम्प्रेशन, भाई आपको मार पीट के आपकी हैंड राइटिंग को बदला नहीं जा सकता है ना। टू एक्ट एज अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, यस। राइट नॉट टू बी कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स, भाई नो एक्सपोज फैक्टर लॉ, तो बी। हैंड राइटिंग, ब्लड स्पेसिमेन, थंब इम्प्रेशन, ये आपको देना पड़ सकता है। बारिंग एक्सेप्शंस, नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन शैल ऑथोराइज द डिटेंशन ऑफ अ पर्सन फॉर अ पीरियड लॉन्गर दैन। अपवादों को छोड़कर निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि किसी व्यक्ति को का कितने समय से अधिक अवधि के लिए निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी। 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ या फिर 2 वीक्स। तो सही आंसर यहाँ पे 3 महीने। ठीक है, 3 महीने से ज़्यादा किसी का डिटेंशन नहीं जा सकता है अनलेस एन एडवाइजरी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटिंग द हाई कोर्ट जजेस एडवाइजेस। तो 11:11 हो चुके हैं। अगेन पता नहीं एग्जैक्टली देख रहा हूँ, 11 बज के जैसे ही 11 होता तभी कुछ तो है नेचर में, कुछ तो है नेचर में जो आपको बार बार उसी चीज़ के पीछे लेके आ रहा है। कुछ तो है जिससे मुझे लगता है 9-2-11 हो जाना चाहिए। क्यों? सर 9 चेक करिए। ओके, कर लिया अभी, क्या दिक्कत है? क्या इसमें किस में प्रॉब्लम है आपको? कोई पर्टिकुलर? एक सेकेंड। भारत रत्न अवार्ड्स आर टाइटल्स अंडर दी
ओके 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 ओके, पहला भी गलत होगा, मतलब उसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि वो एक्सेप्शन है। ओके, उसमें लिखा है कि भारत रत्न सबको टाइटल माना जाता है, जबकि वो एक्सेप्शंस हैं। भारत रत्न, पद्म अवार्ड, या डॉक्टर, ठीक है, एजुकेशनल जो डिग्री लिए है, डॉक्टर, इंजीनियर, वो सब टाइटल्स थोड़ी ना माने जाते हैं, वो टाइटल नहीं माने। मुझे लगा उसमें एक्सेप्शन लिखा हुआ है, तो खैर डी आंसर हो जाएगा, तीनों ही गलत हैं। ओके, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द राइट टू प्रॉपर्टी या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट? सो इट इज ऑप्शन नंबर बी। जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा सा, अब ये क्वेश्चन करो जरा। Who among the following filed the writ petition that led to the famous verdict of Supreme Court of India recognizing right to privacy? So this is case Puttaswamy wala case. कौन सा करेक्ट है? करेक्ट, देयर शुड बी अ ट्रिब्यूनल or an officer having legal authority to determine questions affecting rights of subjects and having a duty to act judicially. There should be a tribunal. Yes. Okay, yes. तो जुडिशियल और क्वाज़ी जुडिशियल जो अथॉरिटीज़ हैं उनके खिलाफ इशू किया जा सकता है, तो एक क्वाज़ी जुडिशियल और क्वाज़ी जुडिशियल नेचर की है। ऑफिसर ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के खिलाफ प्रोहिबिशन तो इशू नहीं की जा सकती है, लेकिन सर्शरी इशू की जा सकती है। पहला सही है, सच ट्रिब्यूनल और ऑफिसर हैज़ एक्टेड विदाउट जुरिसडिक्शन, ठीक है, तो जुरिसडिक्शन से बाहर जाके उसने एक्ट किया। नॉट सस्पेंडेड ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, तो ध्यान से हमें पता होना चाहिए कि कौन से राइट सस्पेंड नहीं हो सकते हैं। 20 और 21 कभी सस्पेंड नहीं हो सकता है। ये 32 है, दैट इज़ राइट टू मूव द कोर्ट, सस्पेंड हो सकता है। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी हो सकता है। इक्वलिटी बिफोर लॉ 14 हो सकता है। भैया 19 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक ऐसा केस होता है जहाँ पर 19 भी नहीं हो सकता अगर इंटरनल इमरजेंसी लगी हो तो, ठीक है। 21A जो आर्टिकल है जो राइट टू एजुकेशन देता है, इसको किस अमेंडमेंट से इंसर्ट किया गया? तो 21A जो राइट टू एजुकेशन देता है इसको 86th अमेंडमेंट से इंसर्ट किया गया था 2002 में। करिए जरा 20th नंबर क्वेश्चन को, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, करिए जल्दी से। अब जो है हाँ, ड्यूरिन वाईटी कब है स्टार्ट एग्ज़ाम? देखता हूँ मैं कब से एग्ज़ाम है, तुम एग्ज़ाम बताने के लिए पैसे मत डालना। प्रियांशु अभी तो नहीं आएगा, मतलब जल्दी आएगा, बट अभी तो ऐसा जल्द फल्द तो नहीं है अभी। सर मैं उड़ीसा भुवनेश्वर से हूँ और मैं बीएड एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो कौन सी बुक मेरे लिए? भैया फैट में लिटिल बॉय ऐसा तो है नहीं कि दोनों थ्योरी, मतलब दोनों अलग अलग किताब है ना, एक थ्योरी एक MCQ वाली है, तो आप देखो आपके लिए क्या सही है। अंडर आर्टिकल 21A करेक्ट पूछा है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 11 ईयर, गलत, 14 ईयर्स होता है। एवरी रिलीजियस, ठीक है, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन हैज़ गॉट एब्सोल्यूट पावर अंडर आर्टिकल 26। एब्सोल्यूट पावर तो किसी को मिली ही नहीं हुई है, हर किसी ने कुछ ना कुछ तो रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं हर फंडामेंटल राइट में, ठीक है। Only religious and linguistic minorities find mention in Article 30 of the Constitution of India in reference to the right, बिल्कुल सिर्फ religious और linguistic minority ही है। Parliament cannot empower even by law any other court, हमने देखा था, बिल्कुल किसी और कोर्ट को भी empower कर सकता है रिट इशू करने के लिए। Under Article number 19 clause 1 of the Constitution of India as it stands amended includes which of the following? 19 clause 1 as amended, amended का मतलब ये है कि भैया 19 clause 1 का क्लॉज बी, सॉरी सी, ठीक है, सामरो, स्पीच, असेंबल और एसोसिएशन, तो सी में, मूव में आई थिंक मैंने सी लिख दिया था क्या, यहाँ पे डी होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि एसोसिएशन, फिर हमने देखा 97th अमेंडमेंट से क्या ऐड कर दिया गया, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी ऐड कर दिया गया, एंड 44th अमेंडमेंट से 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया था। सो ये वाला तो नहीं होगा क्योंकि अब वो एज स्टैंड्स अमेंडेड, तो अमेंडमेंट हो चुका है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं कर रही, गया, ठीक है, ठीक है, तो 1, 2 and 4 ऑप्शन नंबर डी। द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, कर सकते हैं आराम से, ये करिए। द इशू वेदर सेक्शन 377 चुका है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं कर रही, गया, ठीक है, ठीक है, तो 1, 2 and 4 ऑप्शन नंबर डी।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, कर सकते हैं आराम से, ये करिए। द इशू whether section 377 of the IPC is violative of article 21, 14 and 15 of the Constitution of India was decided in which of the following cases। तो ये 21, 14 और 15 जो हैं, क्या ये इनका वॉलेटिव है सेक्शन 377। तो श्रेया सिंघल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, मैंने आपको बताया था 66A, जो सेक्शन नंबर 66A है ऑफ IT एक्ट, उसको रिपील किया गया था इस केस से। ये था जो वेमेंस हैं जो वर्क प्लेस में हैं, यानी कि जो काम कर रही हैं कहीं पे, तो उनके राइट्स को लेके ये पर्टिकुलर केस था जिनमें विशाखा गाइडलाइंस आई थी। शायरा बानो केस जो है ट्रिपल तलाक से संबंधित था। जो ट्रिपल तलाक होता है, तलाक 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 जो पहले होता था, है ना, बोल दिया और ख़त्म हो गया तलाक तुरंत, ठीक है, दूसरे को पकड़ लो, मतलब इस तरीके से सिस्टम जो था वो फिर ख़त्म कर दिया कोर्ट ने, ठीक है। तो अब ये जो पर्टिकुलर है ये क्या है, सेक्शन 377। ये जो सेक्शन 377 था IPC का, ये होमोसेक्सुअलिटी की बात करता है, कंसेंशुअल सेक्स बिटवीन जो होमोसेक्सुअल्स होते हैं उनके बीच में, ठीक है। तो ये 1861 में आया था, 1861 में IPC में, और ये आपका रहा मतलब इसको क्रिमिनलाइज करके रखा हुआ था कि कोई अगर सेम सेक्स इस तरीके से करता है, मतलब होमोसेक्सुअल्स हैं, ठीक है, और इस तरीके का कुछ करते हैं, तो वो एक ऑफेंस कर रहे हैं, उसके लिए उनको सज़ा मिल सकती है। फिर एक केस हुआ जिसको हम बोलते हैं नाज फाउंडेशन वाला, 2009 की बात है, ठीक है। तो कोर्ट गया और कोर्ट ने बोला हाँ कि ये चीज़ सही नहीं है, क्रिमिनलाइज करना सही नहीं है, लोगों के बेसिक अधिकारों का हनन है ये। लेकिन फिर एक सुरेश कुमार केस होता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिवर्स कर दिया कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर एक केस हुआ आपका ये नवतेज सिंह जौहर, ठीक है, नवतेज सिंह जौहर केस 2018 में, ठीक है। इसमें फाइनली जाके सुप्रीम कोर्ट ने खुद डीक्रिमिनलाइज कर दिया होमोसेक्सुअलिटी को। डीक्रिमिनलाइज का मतलब है कि जो पहले क्रिमिनलाइज हो रखी थी, कि वो क्राइम माना जा रहा था, वो अब क्राइम नहीं है। सेक्शन 377 को यानी एक तरीके से रिपील कर दिया गया। किसमें? नवतेज सिंह जौहर केस में। नाज फाउंडेशन वाला भी इसी से एसोसिएटेड है आपका। अब आर्टिकल 12 वाला आप कर सकते हैं। 25, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बट द फ्रीडम इज सब्जेक्ट टू सर्टन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। दीज रिस्ट्रिक्शंस मे रिलेट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये रिस्ट्रिक्शन किस चीज़ से एसोसिएटेड हो सकते हैं? तो डिफेमेशन, किसी को आप कुछ भी जौहर, अच्छा, डिफेमेशन, डिसेंसी, मोरालिटी और इंसाइटमेंट टू ऑफेंस। दंगा नहीं भड़का सकते हैं, सब आसान से हैं, कल देखे थे यार, ठीक है, सारे। पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, ये भी इसमें आ जाएगा। सॉवरेनिटी ऑफ कंट्री। नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनमें से गलत कौन सा है? द कॉन्स्टिट्यूशन 85th अमेंडमेंट एक्ट हैज़ इंसर्टेड द राइट टू एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21A। रॉन्ग, बिकॉज 85th नहीं है, 86th है। यही तो आंसर हो जाएगा, नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है। रेट जुरिसडिक्शन हाई कोर्ट का वाइड है सुप्रीम कोर्ट से। क्यों वाइड है? रिकॉल करो, क्योंकि हाई कोर्ट ना सिर्फ फंडामेंटल राइट बल्कि लीगल राइट को इन्फोर्स करने के लिए भी रेट इशू कर सकता है। इक्वालिटी बिफोर द लॉ और equal protection of the laws within the country is guaranteed under which of the following articles of the constitution? तो 22 arrest and detention, public employment में equality, prohibition of discrimination, खत्म। हाँ, ये क्वेश्चन करिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज और आर अवेलेबल टू नॉन सिटीजन्स। नॉन सिटीजन मतलब फॉरनर्स या एलियंस जिनको बोल सकते हैं, उनको अवेलेबल है। एलियन का मतलब ये नहीं कि दूसरे प्लानट से ही आया हो, ठीक है, एलियन का मतलब है कि फॉरनर भी हो तो भी। चलो, सो फंडामेंटल राइट इज और आर अवेलेबल ओनली टू इंडियन सिटीजन्स। बताइए, मतलब सॉरी नॉन सिटीजन्स पूछ रहा है। तो हमें पता है कि 15, 16, 19, 29, 30। तुम्हें क्या करना है, लिख लेना पहले। 19 सही है, ठीक है। प्रोटेक्शंस ये 20 का क्लॉज 3 है। ये फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस ये 25 का क्लॉज 1 है। नॉन डिस्क्रिमिनेशन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट 16 है। अवेलेबल टू नॉन सिटीजन 15, 16, 19, 29, 30 के अलावा सब नॉन सिटीजन को मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं। क्यों? क्योंकि तो सिर्फ सिटीजन को मिला हुआ है। ये तो इसमें नहीं आता ना, 15, 16, 19, 29, इसमें ये भी नहीं आता है, ये आता है। खत्म। कॉन्फिडेंट होगे उत्तर दोगे अगर आता है, खत्म। कॉन्फिडेंट होगे उत्तर दोगे अगर 15, 16, 19, 29, 30 वाला फॉर्मूला समझ गया तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट एज पर द आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन सा सही नहीं है? इक्वलिटी बिफोर लॉ इज गारंटेड टू सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली। रॉन्ग।
देख सकते हैं, लेकिन पहले हम पूरा पढ़ लेते हैं, हो सकता है कुछ और डेप्थ में चीज़ें हों। इट सिक्योर्स फॉर एनी पर्सन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी of India. The state shall not deny to any person equality before the law within the territory of India. The state shall not deny to non-citizens equality before the law within the territory of India. ठीक है. Which of the following legal maxims means we command? Habeas corpus, to have the body of, we command. चलो अभी हम बस 5 क्वेश्चन और करेंगे 35 तक, उसके बाद 10 क्वेश्चन करेंगे एसएससी वाले, फिर छुट्टी आपकी. ठीक है. Under which of the following articles of the Constitution of India has the Supreme Court of India placed the right to privacy? Right to privacy किसमें? केएस पुट्टास्वामी जजमेंट, रिकॉल करो 21. देख रहे हो, वो भी आई पुट्टास्वामी जजमेंट, रिकॉल करो 21. देख रहे हो, वो भी आईएएस सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन तो 2024 का. ठीक है, ये भी 2024 का ही है. रिट ऑफ प्रोहिबिशन, यानी दो बार तुम आईएएस बनने हो एक ही साल में. रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज एन ऑर्डर इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू रिट ऑफ प्रोहिबिशन. तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किसको इशू कर रहे हैं? गवर्नमेंट ऑफिसर को, प्रोहिबिटिंग हिम फ्रॉम टेकिंग अ पर्टिकुलर एक्शन. पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, भैया लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज़ के खिलाफ ना तो प्रोहिबिशन ना तो कोई इशू नहीं की जा सकती. और प्रोहिबिशन ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के खिलाफ भी इशू नहीं करी जा सकती जो प्रोहिबिशन वाली है. तो ये पहला वाला भी नहीं होगा, क्योंकि प्रोहिबिशन लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज़ के खिलाफ इशू नहीं की जा सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के खिलाफ भी इशू नहीं की जा सकती है. सर्शियरी सिर्फ लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव के खिलाफ की जा सकती है. द लोअर कोर्ट प्रोहिबिटिंग कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स इन अ केस. गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट प्रोहिबिटिंग नहीं, ऑप्शन नंबर सी. ओके, देख रहे हैं, ये सिविल सर्विसेज क्वेश्चन हैं. इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स वाज वाइडली बिलीव टू बी इनैक्टेड टू ओवरकम द जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस ऑफ द. अभी नहीं पढ़ा हम लोगों ने ये. ठीक है, ये अभी नहीं पढ़ा है, पढ़ेंगे. ये मेनली 42nd अमेंडमेंट है, लेकिन हम पढ़ेंगे. ये भी कोई बहुत बड़ा टफ क्वेश्चन नहीं है. नाउ इन एसेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन्स? सारभूत रूप से विधि की सामयिक प्रक्रिया का अभिप्राय क्या है? अब आपको अगर याद हो तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की हम चर्चा कहाँ कर रहे थे? मेनका गांधी केस आर्टिकल नंबर 21 में, कि दैट द लॉ शुड ऑल्सो बी फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल. यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने प्रोसीजर स्टैब्लिश बाई लॉ फॉलो किया एंड बस आपको इम्यूनिटी मिल गई, आप कुछ भी कर सकते हो. आपको ये भी देखना, मतलब आपको ये भी देखना है कि वो जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल है भी कि नहीं है. यानी प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया भी गया है कि नहीं. प्रोसीजर स्टैब्लिश बाई लॉ तो कहाँ से लिया गया कॉन्सेप्ट? जापान से. ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यूएस से. ओके ओके, तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया गया है कि नहीं. राइट टू प्राइवेसी आराम से फिर से हो सकता है. तो खैर अब हम करते हैं यस यस सी और ये रेलवे के क्वेश्चन को. ठीक है, चलो. Which part of the Constitution is known as the Magna Carta of India and guarantees fundamental rights to the citizens, so union and territory, citizenship, fundamental right. कल देखेंगे पार्ट 4 और 4A. कल हम DPSP और फंडामेंटल ड्यूटी दोनों देखेंगे. ठीक है. अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फंडामेंटल राइट एनश्राइंड? 12 से 35. देख रहा यूपीएससी करने के बाद वही है कि जब तुमने वेट रख के पुशअप्स मार रखे हैं तो बिना वेट के तो इट वुड बी लाइक लाइट वेट टाइप तुम्हें. ठीक है, तो विद रेफरेंस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स आर, भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार इस प्रकार हैं. नॉट रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन लिखे हैं भाई. देख लो कितना बेसिक सा क्वेश्चन है. विच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हैव डिक्रीज द फंडामेंटल राइट फ्रॉम 7 to 6? नहीं तुम देख लो अब तुम क्वेश्चन की क्या हालत हो रखी है यहाँ पे. 44th अमेंडमेंट. ठीक है, 44th अमेंडमेंट. तो तुमको मैंने बताया था यही तुम गलती करोगे वहाँ पे कि 44th ना मार करके 42nd कर दोगे तुम. राइट टू प्रॉपर्टी 44th अमेंडमेंट 1978 से हटा, पार्ट नंबर 12 आर्टिकल 300A में गया. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सा इसमें से भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इनकरेक्ट. दीज में बी एनफोर्स बाय द कोर्ट्स. ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? दीज आर एब्सोल्यूट, ये गलत है. एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है. क्वालिफाइड है मतलब रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, कोर्ट एनफोर्स कर सकते हैं बिल्कुल. दे आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस. 50. Which constitutional amendment act made the right to education a fundamental right in India? किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने शिक्षा के अधिकार को भारत में मौलिक अधिकार बनाया? कौन सा था अधिकार? 86th Constitutional Amendment of 2002. 51.
हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज ट्राइबल एंड, ये क्या है ये क्वेश्चन, क्या है ये क्वेश्चन? ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन आ गया यार, पुराने दिनों की याद दिला दी इसने। मिलियन साल पहले हमने कोई चैप्टर पढ़ा था, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है याद है क्या? अरेंज द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इन द ऑर्डर दे आर लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जिस ऑर्डर में लिखे हुए हैं उसी ऑर्डर में आपको लगाना है इनको। बेटे राजवीर, ए बेटे राजवीर इधर आ। पीछे पन्ना पलट के देख भी तो लिया जाता है। जैसे मास्टर मान लो पढ़ा रहा है, मास्टर मान लो पढ़ा रहा है, तुमको लगा यार ये तो नहीं होना चाहिए, चलो तो मास्टर से पूछने से पहले एक बार देख लेना चाहिए। देखता हूँ, अगर नहीं समझा तब पूछता हूँ। ऑनलाइन क्लास चल रही है, कुछ ही बोल दो, है ना, क्यों? तो भाई राजवीर, टू मूव फ्री थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यही लिखा हुआ है। अब तुम क्या चाहते हो, इसमें एक्सेप्शंस भी सारे लिखे जाएं, एक्सेप्ट ये वो सारी चीज़ें। एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है। एक्सेप्शंस को हम जनरलाइज नहीं कर सकते, आप कहीं भी जा सकते हैं। ऐसे तो इसमें भी एक्सेप्शन है। ऐसे तो तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन हम किसी को गाली तो नहीं दे सकते हैं, तो ये क्यों नहीं लिखा इसमें गाली? जैसे तुमको ये लग रहा है कि इसमें ये क्यों नहीं लिखा कि टेरिटरी का क्यों जा सकते हैं? नॉर्थ ईस्ट में तो बताया था नहीं जा सकते, ना लाइन परमिट होता है। पीओके में तो ऐसे नहीं जा सकते हैं, तो ऐसे तो फिर कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। ऐसे तो असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स है, ऐसे तो कहीं भी असेंबल नहीं हो सकते हैं, तो वो भी इसमें लिखो। तो ऐसे तो हो चुका, फिर ऐसे तो सब गलत है फिर, हाँ। सो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक। 4 2 3 1। अगेन वही सिमिलर तरीके का क्वेश्चन है, ये करो। स्टेनो में पूछा गया, अभी ये करवाया नहीं है तो मतलब यूसीसी पढ़ा नहीं है, कल पढ़ेंगे, तो इस क्वेश्चन का तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो और कल मुझे रिकॉल करवा सकते हो। वैसे कल ये क्वेश्चन होना चाहिए, लेकिन खैर कोई नहीं। चलो 5 क्वेश्चन और करते हैं जल्दी से, बस 5 क्वेश्चन। लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल नंबर 19, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, राइट टू इक्वलिटी 14 to 18, प्रॉपर्टी पहले हुआ करता था, ठीक है, एंड राइट टू प्राइवेसी 21। कॉम्पोनेंट है राइट टू प्राइवेसी उसका, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी बहुत वाइड है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू स्पीडी ट्रायल है, हेल्थ है, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है, राइट टू ठीक है, नॉइज फ्री एनवायरनमेंट है, बहुत सारा, बहुत वाइड है। विच इज द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स, आर्टिकल ऑफ द परमिट्स टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, बहुत आसान से हैं सब, ठीक है। विच आर्टिकल सेफ गार्ड द फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन इंडिया, कौन सा अनुच्छेद भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है? ये करता है, करता तो है, ये करता है, करता तो है, ये करता है, करता तो है, ये भी करता है। लेकिन अब यहाँ पर सारे रिलीजियस फ्रीडम में आते हैं, 25 से 28 हमने देखा था, ठीक है। तो वी वुड गो विद 25, जो इंडिविजुअल को राइट टू रिलीजियस फ्रीडम देता है। अंडर विच अमेंडमेंट, राइट ले क्या यार बार बार वही क्वेश्चन है, विच आर्टिकल, हाँ, तो विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है? बी, ठीक है। 15 प्रोहिबिशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं किया जा सकता है, रिलीजियस फ्रीडम है। और 24 बाल मजदूरी के खिलाफ है, ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो आप यार क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, मैं कोई देखता हूँ ढंग का क्वेश्चन है तो। द आरटीआई एक्ट, ये नहीं करना अभी, ठीक है। वैसे तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, आसान है, कोई टफ नहीं है। और देखते हैं कोई ठीक ठाक अच्छा क्वेश्चन होता है तो इसको मैच करो। 75 मैच द फॉलोइंग रेट विद देयर करेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पर्पस। हेबियस कॉर्पस टू प्रिवेंट अनलॉफुल डिटेंशन, सही है।
क्या लिखा हुआ भैया, ये क्या लिखा हुआ ये ए, ठीक है ए, मैडमस टू हैव द, क्या यार गलत लिख दिया सब भी उन्होंने। सर्श्योरी ट्रांसफर टू पेंडिंग केस, ट्रांसफ़र करना है और क्वैश कर देना उसको। टू इंक्वायर इन टू इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ ऑफिस, कैसे तुमने, तो इसका बी होगा जिसमें यहाँ पे होगा, ठीक है, कमांड देना, ठीक है, कमांड देना, वी कमांड ABCD, ठीक है। तो मतलब बी वाला सही लिखा नहीं हुआ था, सही कर लोगे तो ABCD यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। कोई इलीगल तरीके से किसी ऑफिस में बैठा, क्यों भाई, क्यों बैठे हो तुम यहाँ पे, किसने तुमको बोला यहाँ बैठने के लिए। सर्शरी मतलब क्यूरेटिव है कि भाई क्वैश कर दिया उसको ऑर्डर को और उसको ट्रांसफ़र कर लिया, ठीक है, ट्रांसफ़र कर लिया उसको, ठीक है। परमादेश, ये करो। विच सुप्रीम कोर्ट केस रूल दैट हार्मनी मस्ट बी मेंटेन बिटवीन, नहीं नहीं नहीं, मत करना मत करना मत करना भी, ठीक है। कुछ क्वेश्चन तो तुम तब कर पाओगे जब हम लोग कल का लेक्चर DPSP वर्सेस फंडामेंटल राइट देख लेंगे तब। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स हैज़ नॉट बीन इंटरप्रेटेड एज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, राइट टू मैरी, शेल्टर, वोट, प्राइवेसी। तो भाई राइट टू प्राइवेसी बिल्कुल है, राइट टू शेल्टर बिल्कुल है, ठीक है। याद करो शेल्टर वाला ओलिगार्ड टेलेस वाला केस, प्राइवेसी वाला केस पुट्टस्वामी वाला केस, राइट टू मैरिज भी है। एक सुप्रियो चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ था 2023 में, ठीक है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि देयर इज नो राइट टू मैरी अंडर आर्टिकल 21। लेकिन एक हादिया केस भी है। हादिया केस क्या है, मतलब मैं क्या उसके डिटेल में उतरूँ, लेकिन ठीक है, हादिया केस में मतलब वही धर्म परिवर्तन वगैरह करवा के मैरिज वैरिज करी गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई सबके पास अधिकार है, एक वेमेन के पास अधिकार है जिससे वो मैरिज करनी चाहे वो कर सकती है, ठीक है। तो लेकिन राइट टू वोट तो इसमें नहीं होगा, ठीक है। राइट टू वोट कोई फंडामेंटल राइट तो नहीं है, ठीक है। राइट टू फंडामेंटल राइट वो होते हैं जो सबको मिलते हैं। भाई वोट तो आप तभी कर सकते हो ना जब आपका इलेक्टोरल रोल में नाम हो, 18 साल की उम्र हो, ठीक है। तो राइट टू मैरी को मैं फिर भी मान लूँगा। वैसे जो मैंने आपको सुप्रियो चक्रवर्ती केस बताया है बिल्कुल अभी ताज़ा केस है वो, उसमें तो खैर नहीं मना कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। लेकिन एक जो हादिया बानो केस हुआ था उसमें तो बोल दिया था उसकी है वो फंडामेंटल राइट। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अलाउइंग सिटीजन्स टू मूव द कोर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग, तो प्राइवेसी वाला तो ये आपका नवतेज सिंह जौहर हो जाएगा, श्रेया सिंगल, इंदिरा सानी, पुट्टस्वामी सब पढ़ा हमने। चलिए भाई, थैंक यू सभी को, एंड वी आर डन विथ टुडेज लेक्चर। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो खुद से लगाने हैं आपको, ओके, क्योंकि ज़्यादा टफ नहीं है। ये वाला अच्छा लगा, सुप्रीम कोर्ट डिस्क्राइब इट सेल्फ एज दी सेंटिनल ऑन द QV इन रिलेशन टू वॉट, ठीक है, सेंटिनल ऑफ द QV विच मीन सेंटिनल ऑफ द अलर्ट सिस्टम के तौर पे काम करता है। प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, टैक्स लॉज, फॉरेन पॉलिसी, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, तो ऑब्वियस सी बात है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो है सेंटिनल ऑन द क्यू वेव एक्ट करता है, सतर्क प्रहरी के तौर पे काम करता है, एकदम अलर्ट सिस्टम के तौर पे। कौन? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ओके। विच फंडामेंटल राइट वॉज सब्जेक्ट टू एडिशनल रिस्ट्रिक्शंस बाय फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टीज, इक्वलिटी ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन। बताइए, पूछ रहा है कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा किस मौलिक अधिकार पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए गए थे। प्रतिबंध लगाए गए थे, किस पे लगाए गए थे रिस्ट्रिक्शंस? बोलने पे, कोर्ट जाने पे, इक्वलिटी पे, या फिर धर्म पे? तो लगाए गए थे इस पे, स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे लेक्चर होता है हमारा आज का ख़त्म, और कल हम करेंगे DPSP और फंडामेंटल ड्यूटी, यानी कि